नमस्कार विद्यार्थियों। पाचन तंत्र की एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ रहे थे और वहाँ हमने जो पाचन तंत्र के मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रासनाल का अध्ययन हमने कर लिया था। इसके पश्चात जो अगला भाग है उसका नाम है आमाशय, स्टमक। पशुओं में ये आमाशय जो हम पढ़ेंगे, ये इसके काफ़ी वेरिएंट्स जो हैं एक प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम जो एक वैरायटी ऑफ पशुओं के बारे में पढ़ते हैं जिनमें आमाशय मुख्य ये जो भाग है आमाशय, ये अलग अलग प्रकार का हमें मिलेगा। जैसे कि नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स हैं, उनके आमाशय में सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट होता है, एक ही कक्ष होता है, ठीक है। जो रूमिनेंट्स एनिमल्स हैं, जो रोमांदी पशु हैं, उनके आमाशय में 4 कंपार्टमेंट, 4 कक्ष पाए जाते हैं। जो सूडो रूमिनेंट एनिमल हैं, उनके आमाशय में 3 कक्ष, 3 कंपार्टमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन रूमिनेंट्स एनिमल जो हैं, अरोमांदी पशु हैं, उनके आमाशय का प्रकार हम देखते हैं, ठीक है। अरोमांदी का आमाशय जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कक्ष से बना हुआ होता है। इस प्रकार का ये पार्ट होता है। ये जो आपके ग्रसिका जो है वो आके यहाँ आमाशय के अंदर आके खुलती है। ग्रसिका आमाशय के अंदर आके जिस छिद्र के द्वारा खुलती है, उस छिद्र का नाम क्या है? कार्डिया। क्या बोलते हैं उसको? कार्डिया, ठीक है। तो ये नॉन रूमिनेंट्स जो अरोमांदी पशु हैं, उनके अंदर आमाशय का सिर्फ एक ही कक्ष होता है, ये एक ही कंपार्टमेंट है, ठीक है। और ये बाद में छोटी आंत का भी कौन सा भाग? ड्यूडेनम भाग जो है उसके अंदर यहाँ पे कंटिन्यू। तो ये जो पार्ट है ये है आमाशय आपका, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कक्ष से मिलकर बना हुआ होता है। इस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये भाग कहलाता है कार्डियक भाग। कार्डियक भाग जहाँ पे जो ग्रसिका आकर खुलती है, उस भाग को हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट, ठीक है। जो इसका मुख्य भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं फंडिक भाग। फंडिक भाग ये आमाशय का मुख्य भाग है। और जो अंतिम पार्ट है जहां से ग्रहणी के अंदर ये खुलता है, उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग। तो ये 3 भाग हैं आमाशय के। नॉन रूमिनेंट्स जो है उनके आमाशय के 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। कार्डियक पार्ट, दूसरा है फंडिक पार्ट और तीसरा है पाइलोरिक पार्ट। ये 3 भाग हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करें इसकी भित्ति के बारे में। तो इसकी भित्ति में वही है, 4 परतें हैं। सबसे आंतरिक परत है म्यूकोसा, उससे बाहरी है सब म्यूकोसा, फिर ट्यूनिका मस्कुलरिस और चौथी जो है वो है ट्यूनिका सीरोसा। ये 4 परतें होती हैं, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, ट्यूनिका मस्कुलरिस और ट्यूनिका सीरोसा, ठीक है। म्यूकोसा है, उसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है उपकला, एपिथेलियल लेयर होती है, उपकला उपतक की बनी हुई होती है। उसके बाद में जो है लेमिना प्रोप्रिया पाई जाती है। उस लेमिना प्रोप्रिया में ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? इस म्यूकोसा की लेमिना प्रोप्रिया में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। कौन सी बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उन ग्रंथियों को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और ये अलग अलग जो भागों में पाई जाती हैं, जैसे कार्डियक पार्ट में पाई जाने वाले को हम बोल देंगे कार्डियक ग्लैंड्स बोल देंगे, फंडिक भाग वाले को फंडिक ग्लैंड्स बोल देंगे, और पाइलोरिक भाग में पाई जाने वालियों को पाइलोरिक ग्लैंड्स बोल देते हैं, ठीक है। कार्डियक और पाइलोरिक भाग में इनके द्वारा मुख्यतः श्लेष्मा का ही स्रावन होता है, लेकिन जो मुख्य भाग है फंडिक भाग, उसमें इन ग्रंथियों के द्वारा HCl
म्यूकस के अलावा HCl तथा पेप्सिनोजन जो एंजाइम है उनका भी स्रावन होता है। इस पार्ट के अंदर जो है कुछ विशिष्ट इन ग्रंथियों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें एक तो कहते हैं पैराइटल कोशिका, पैराइटल कोशिका। और ये पैराइटल कोशिका किसका स्रावन करती हैं? HCl का स्रावन करती हैं। और दूसरी एक होती है जाइमोजन सेल। ये जाइमोजन जो कोशिकाएं हैं वो किसका स्रावन करती हैं? पेप्सिनोजन एंजाइम का स्रावन करती हैं। और ये जो पेप्सिनोजन है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होके और प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और HCl जो है वो आमाशय के एनवायरनमेंट को, इसके pH को लगभग 2 से 3 के मध्य जो है वो इसकी pH को रखने की काम जो है वो करता है। और उस pH पे ही जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्रिया करता है और प्रोटीन के पाचन में ये सहायक है। ठीक है, तो ये एरोमांदी जो पशु हैं उनका आमाशय है, जिसमें एक ही कक्ष पाया जाएगा, एक ही कक्ष होता है। ये ग्रसिका आके यहाँ से खुलती है और जिस छिद्र में ये आके खुलती है आमाशय के उस छिद्र को बोलते हैं हम कार्डिया। क्या बोलते हैं? कार्डिया। और ये आमाशय का एक कक्ष है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कार्डियक भाग हो गया, फंडिक भाग हो गया और पाइलोरिक भाग हो गया। ये कार्डियक और पाइलोरिक भाग ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में से आ जाते हैं, ऐसे ये घुमा हुआ सा होता है और ये पास पास में से स्थित होते हैं। और इसकी वजह से ये जो है इसकी ये कर्वेचर के रूप में होता है। ये जो बड़ी वाली होगी इसको हम ग्रेटर कर्वेचर यानी घुमा हुआ सा रहता है, इसको ग्रेटर कर्वेचर बोल देते हैं। ये छोटी जो है इसको लेसर कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, पाइलोरिक भाग जो है वो कंटिन्यू करता है कि इसमें आगे जो इसमें ग्रहणी जो है वो शुरू हो जाती है। फंडिक भाग इसका मुख्य भाग है, बड़ा भाग है। आमाशय की जो भित्ति है लेमिना प्रोप्रिया, उसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो फंडिक भाग में पाई जाती हैं उनमें कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं जिनको हम पैराइटल सेल्स और दूसरी कोशिकाएं जाइमोजन सेल्स। ये पैराइटल कोशिकाएं हैं वो किसका स्रावन करेंगी? HCl का स्रावन करती हैं। और जाइमोजन सेल जो है वो पेप्सिनोजन का स्रावन करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो कार्डियक भाग में और पाइलोरिक भाग में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जा रही हैं वो भी स्रावन करती हैं। किसका? श्लेष्मा का वो स्रावन करती रहती है, म्यूकस का स्रावन करती है। लेकिन इस फंडिक भाग में श्लेष्मा के अतिरिक्त HCl और पेप्सिनोजन का भी स्रावन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन रूमिनेंट्स का आमाशय। अब हम देखते हैं रूमिनेंट्स जो पशु हैं उनके आमाशय के बारे में देखते हैं। रुमांदी पशुओं का आमाशय। स्टोमक ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल। ठीक है, रूमिनेंट एनिमल का जो आमाशय होता है वो 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। 4 कक्ष होते हैं आमाशय के अंदर। कौन कौन से हैं? रूमन, दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा है ओमेजम और चौथा होता है एबोमेजम। ये इनका आमाशय इन 4 कक्षों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ठीक, रूमन का एक अन्य नाम इसको पाउंच भी कहा जाता है। रेटिकुलम को की आंतरिक संरचना हनीकॉम्ब के समान होती है, हनीकॉम्ब इस चीज को कहा जाता है। ओमेजम के आंतरिक भाग में कई फोल्ड्स पाए जाते हैं, मैनी फोल्ड्स या पाइल्स इसको कहते हैं। एबोमेजम जो पार्ट है, अभी जो हमने देखा रूमिनेंट्स जो नॉन रूमिनेंट्स का जो स्टोमक होता है
उस प्रकार का भाग कौन सा होता है? एबोमेजम। यानी इसी भाग के अंदर HCl और पैक्सिनोजन का स्रावण होता है, इसलिए एबोमेजम को ट्रू स्टोमक कहा जाता है। यानी स्टोमक का सही प्रकार से जो कार्य है वो कौन से भाग में हो रहा है? एबोमेजम पार्ट के अंदर। सही प्रकार से कार्य का मतलब क्या है? स्टोमक का मतलब ये है कि HCl का स्रावण, पेप्सिनोजन का स्रावण, ये स्टोमक पार्ट में होते हैं नॉन रूमिनेंट्स के। उस प्रकार का जो कार्य है वो रूमिनेंट्स के कौन से कंपार्टमेंट में हो रहा है, कौन से कक्ष में हो रहा है? एबोमेजम में। इसीलिए एबोमेजम को क्या कहा जाता है? ट्रू स्टोमक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी अलग अलग हम देखते हैं संरचनाओं के बारे में। ठीक है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये चार जो है वो कक्ष होते हैं रूमिनेंट्स के अंदर। अब देखो किस प्रकार से ये स्थिति इनकी कहाँ होती है। ये इसोफेगस आई, ठीक है, और डायफ्राम के छिद्र के द्वारा ये उदर गुहा में प्रविष्ट करती है। यहाँ पे बाईं ओर ये एक बड़ा जो कक्ष होता है, जो पहला कक्ष है वह स्थित होता है। पहला जो कक्ष होता है वो स्थित होता है, जिसका नाम है रूमन। क्या नाम है इसका? रूमन। ये कक्ष जो है वो स्थित होता है इस प्रकार से, और इसके आगे यहाँ पे एक कक्ष और स्थित है जिसका नाम है रेटिकुलम। ये तो हो गया रूमन और ये हो गया रेटिकुलम। ठीक है, और अब हम दाहिनी तरफ से देखें इसको, पशु को। तो ये तो देखो रूमन था, ऊपरी पार्ट। यहाँ पे ऐसे रेटिकुलम पार्ट है, और यहाँ रेटिकुलम के पास में यहाँ पे इस प्रकार से एक पार्ट होगा जिसका नाम है ओमेजम। ये है ओमेजम, और एबोमेजम के बाद में एक इस प्रकार से ये जो पार्ट है, इस प्रकार से एबोमेजम स्थित होता है। ये जो पार्ट है वो है एबोमेजम। एबोमेजम ये दाहिनी ओर स्थित होते हैं उदर गुहा में, नीचे की ओर दाहिनी ओर स्थित होंगे। और फिर एबोमेजम के बाद में क्या है? ग्रहणी शुरू हो गई है, और फिर ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये फिर मलाशय के द्वारा बाहर खुल जाएगी। तो बाईं ओर तो क्या स्थित है? सिर्फ और सिर्फ क्या? रूमन और रेटिकुलम उदर गुहा में बाईं ओर, और दाहिनी ओर फिर नीचे की ओर स्थित होंगे ओमेजम, एबोमेजम और इंटेस्टाइन जो है वो स्थिति होती है। इस प्रकार से उदर गुहा में इनकी स्थिति होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो रूमन है उसकी औतिकी और उसकी स्थिति आकार के बारे में देखते हैं। इस प्रकार की एक संरचना है, ये बड़ा एक थैलीनुमा संरचना होती है। इस प्रकार की एक संरचना है जिसको हम कहते हैं रूम, और ये लगभग 150 से 200 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, यहाँ इसके अंदर जो है ग्रसिका आकृति होती है।
इस रूमन के अंदर इस प्रकार से बाहरी ग्रूव्स पाई जाती हैं, इस प्रकार से थोड़े संकीर्ण से पाए जाएंगे जो इसको ऐसे अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। ये जो ऊपरी भाग है, ऊपरी को हम बोलते हैं डॉर्सल, ये डॉर्सल सैक कहलाता है, ठीक है। ये जो पार्ट है डॉर्सोसैक्रल या कॉडो डॉर्सल सैक कहलाता है। कॉडो डॉर्सल, कॉडो यानी पीछे की तरफ, पीछे की ओर, डॉर्सल भाग के अंदर। ये वेंट्रल सैक है और ये है कॉडो वेंट्रल सैक। ये 4 कंपार्टमेंट हैं इसके अंदर होते हैं, डॉर्सल सैक, कॉडो डॉर्सल सैक, वेंट्रल सैक और कॉडो वेंट्रल सैक। ये 4 कंपार्टमेंट में इस प्रकार से बड़ा होता है। डॉर्सल सैक जो है वो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है, सबसे बड़ा होता है डॉर्सल सैक, ठीक है, ऊपर की ओर स्थित होता है। इसके आंतरिक जो भित्ति है वहां पे भी इस प्रकार से पिलर्स पाए जाते हैं जो इसको इसी प्रकार से 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 4 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। आंतरिक जो है भित्ति में भी इस प्रकार से उभरी हुई संरचना, जो पिलर नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो इसको 4 इस प्रकार पार्टों के अंदर सेव करते हैं, ठीक है। इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। जो म्यूकोसा है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। और ये इस प्रकार से महसूस की जा सकती है जैसे कि जो तौलिया होता है, रवेदार तौलिया होता है, उस प्रकार की सी इसकी आंतरिक जो भित्ति होती है वो मिलती है, ठीक है। रवेदार तौलिए के समान आंतरिक जो भित्ति मिलती है। और जो आंतरिक जो भित्ति है, जो म्यूकोसा स्तर है, वो उसके एपिथेलियल स्तर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मांसपेशियां होती हैं वो इसका जो क्रमांकुचन है वो करवाती रहती हैं। और ये जो संकुचन है ये प्रति 2 मिनट में 3 बार होते हैं, ठीक है। प्रति 2 मिनट में 3 बार ये संकुचन जो है वो संकुचन इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आंतरिक भित्ति है वो रवेदार तौलिए के समान इसमें पाई जाएगी, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। यहाँ डॉर्सल सैक के नीचे की ओर दूसरा जो कंपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलम, ये पाया जाता है। ये पार्ट जो है वो रेटिकुलम कहलाता है। ये रेटिकुलम पार्ट होता है। ये रूमन के डॉर्सल कंपार्टमेंट की सहायता से एक ऑरिफिस के द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। इस ऑरिफिस को हम बोलते हैं रेटिकुलो रूमन ऑरिफिस। ये रेटिकुलो रूमन ऑरिफिस होता है, ठीक है। इस रेटिकुलम में एक और ऑरिफिस पाया जाता है जिसको रेटिकुलो ओमेजल ऑरिफिस कहते हैं। ये दाहिनी दिशा में यहाँ नीचे की ओर यहाँ पे होगा, जिससे आगे ओमेजल जुड़ता है। रेटिकुलो ओमेजल ऑरिफिस, ठीक है। तो भोजन जुगाली के बाद में यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये जो है ओमेजम पार्ट के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। ओमेजम भाग के अंदर ये भेज दिया जाता है। इसकी रेटिकुलम की आंतरिक अगर हम संरचना देखें तो ये आंतरिक संरचना इसकी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस छत्ते के समान होती है। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जो है वो इसमें होती है। इसकी भी आंतरिक भित्ति वही स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ये जो रेटिकुलम है इस प्रकार से, अगर इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें इसका, तो ये इसकी जो आंतरिक भित्ति है वो इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते के समान इस प्रकार की इसकी संरचना जो है वो मिलती है।
और ये ऊपर जो है रेटिकुलम रूमन के डॉर्सल सेट से जुड़ा रहता है, और यहाँ पे एक और छिद्र है वो पाया जाता है जिसको हम रेटिकुलो ओमेजल ओरिफिस कहते हैं, और इसकी सहायता से ये कहाँ जुड़ता है, ओमेजम से जुड़ता है। ठीक है, इसकी आंतरिक भित्ति की संरचना इस प्रकार से होती है कि ये कोई भी जब फॉरेन बॉडी आती है उसको अंदर ट्रैप कर लेती है। ये इसकी जो आंतरिक भित्ति की जो संरचना है रेटिकुलम की, हनीकॉम्ब संरचना पाई जाती है रेटिकुलम की। इसकी आंतरिक भित्ति मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, और इसका क्या एक फायदा है कि यदि कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी लोहे की नुकीली वस्तु या कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर पाचन के तंत्र के अंदर, आहार नाल के अंदर आती है, तो यहाँ पे ये इस रेटिकुलम के अंदर ही, यहाँ पे ही रह जाती है। ठीक है, इससे आगे ये नहीं जाएगी, इसके अंदर ही ये ट्रैप कर ली जाती है, फंसा ली जाती है इसके अंदर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ पे ही ये फंस जाती है और आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो कई बार आप जैसे देखेंगे कि फॉरेन बॉडी जो डिजीज़ है वो इनमें हो जाती है। ठीक है, फॉरेन बॉडी अंदर आने की वजह से ये रेटिकुलाइटिस, ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस की कंडीशन भी हो जाती है, जो आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये इस प्रकार से ये संरचना है जो कोई भी फॉरेन बॉडी इसके अंदर आएगी। ठीक है, कोई भी लोहे की नुकीली वस्तु, लोहे की वस्तुएं इसमें आती हैं, तो वो इसके अंदर जो है वो फंस के रह जाती हैं और आहार नाल में आगे नहीं जाएगी, आगे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यहाँ पे ही ये फंस के रह जाती है। ठीक है, तो ये संरचना आपकी रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद में रेटिकुलो ओमेजल जो ऑरिफिस है, उसके बाद में एक संरचना स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ओमेजम। और इस ओमेजम का यदि हम आंतरिक भाग देखें तो ये गोलाकार भाग है। ठीक है, गोल आकार की संरचना होती है, और ये जो दाहिनी ओर स्थित होती है, इसकी स्थिति कहाँ होती है, दाहिनी ओर। उधर गुहा में कहाँ होगी, दाहिनी ओर, गुहा में दाहिनी नीचे की ओर। और अगर पर्टिकुलर इसकी स्थिति की बात करें तो 7वीं से लेके ये 11वीं जो पसली होती है उस तक ये स्थित होते हैं। मतलब दाहिनी ओर, नीचे की ओर 7 से लेके 11 नंबर की जो पसली होगी वहां तक इसकी स्थिति जो है वो मिलती है आपको। ठीक है, और जब बाहर से आप ऑस्कल्टेशन के द्वारा इसको पता लगाना चाहते हैं कि इसकी स्थिति है, इसके बारे में इसकी साउंड्स को सुनना चाहते हैं, तो आपको 7 से लेके 11वीं पसली तक इसकी जो साउंड को महसूस किया जाता है। इसकी आंतरिक संरचना अगर हम देखें तो इसमें आंतरिक भित्ति में इस प्रकार से उदग्र, इस प्रकार से गहरी लाइनें इस प्रकार से पाई जाती हैं, ये उभार से पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या है, मैनी फॉल्स या मैनी पाइल्स भी कहा जाता है। कई जो है उभार जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है भोजन को, जो जुगाली के बाद में भोजन रेटिकुलम से कहाँ जाता है, रेटिकुलो ओमेजल ओरिफिस के द्वारा कहाँ चला जाएगा, ये सीधा ओमेजम में जाता है। और ओमेजम से कहाँ जाता है, ओमेजम से जाएगा ये एबोमेजम पार्ट में। ओमेजम और एबोमेजम के मध्य, ओमेजम और एबोमेजम, इनके मध्य एक फोल्ड पाया जाता है। आंतरिक भित्ति जो है, आंतरिक भित्ति जो है वो उसका फोल्ड पाया जाता है, और उस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, वेला टर्मिनेलिया। उसको हम क्या बोलते हैं, वेला टर्मिनेलिया। और ये जो वेला टर्मिनेलिया होता है ये एक प्रकार से काम करता है वाल की तरह। ये भोजन को वापिस यानी एबोमेजम से वापिस ओमेजम की तरफ नहीं आने देता। ठीक है, ओमेजम से जब चला गया भोजन एबोमेजम से, तो ये वापिस बैकवर्ड इसकी जो पुशिंग है वो इसकी नहीं होने देता है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, वेला टर्मिनेलिया। इसको भी ध्यान में रखना, आपको इम्पोर्टेंट है ये भी।
तो आंतरिक भित्ति का फोल्ड पाया जाता है। ओमेजम और एबोमेजम दोनों संरचनाओं के मध्य आंतरिक भित्ति फोल्ड नुमा संरचना बनाती है, जिसको हम वेला टर्मिनेलिया कहते हैं। और ये एक वाल्व की तरह जो है कार्य करता है, जो कि एबोमेजम से भोजन को वापस ओमेजम की तरफ नहीं आने देता है। ठीक है, और ओमेजम के बाद में चौथा जो इसका कंपार्टमेंट है वो है एबोमेजम। ठीक है, ओमेजम के बाद में भोजन कहाँ जाएगा? एबोमेजम। एबोमेजम एबोमेजम जो है रुमांदी पशुओं का जो आमाशय था उसी प्रकार की इस प्रकार की संरचना होती है, और जिसके मुख्य दो ही पार्ट होते हैं। कार्डिक पार्ट नहीं, इसमें दो पार्ट है, फंडिक पार्ट है और दूसरा जो भाग है, लास्ट का जो भाग है, उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। और ये पाइलोरिक भाग आगे ग्रहणी के अंदर कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये दो भाग हैं इसके, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। और रुमांदी पशुओं का ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो कक्ष है, वो जो अरुमांदी पशु हैं उनके स्टोमक के समान होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रू स्टोमक। क्योंकि इसी के अंदर एबोमेजम पार्ट के अंदर ही जो स्टोमक की जो एक्चुअल जो कार्य है, यानी HCl का स्रावण है, पेप्सिन का स्रावण है, वो कहाँ पे होता है? इसी पार्ट के अंदर होता है। इसीलिए एबोमेजम को क्या कहा जाता है? ट्रू स्टोमक कहा जाता है। ठीक है, और ये पार्ट भी उसी प्रकार का है जैसे कि जो अरुमांदी पशु हैं उनका जो स्टोमक का कंपार्टमेंट होता है उसी प्रकार का ये रहता है। तो इसमें भी HCl और पेप्सिनोजन, इनका जो स्रावण है वो मुख्यतः इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आमाशय के पार्ट में। जो शूडोरुमिनेंट्स हैं, आभासी रुमांदी पशु हैं, उनके अंदर आमाशय में 3 ही कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, और जो ये ओमेजम पार्ट है ये क्या होता है? अनुपस्थित होता है। हालांकि कुछ इसको ये बता दें 3 कंपार्टमेंट C1, C2, C3, और कुछ के द्वारा ये बता देते कि भाई ये जो ओमेजम पार्ट है वो अनुपस्थित होता है। तो ये कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऊंट में आमाशय का कौन सा पार्ट नहीं है, रुमांदी पशुओं के आमाशय का कौन सा पार्ट नहीं है, तो कौन सा पार्ट अनुपस्थित होता है? ओमेजम पार्ट अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र में विभिन्न जो प्राणी हैं उनके पाचन तंत्र में ये आमाशय का पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुर्गी जो होती है उसमें आमाशय के 2 पार्ट होते हैं। हालांकि मुर्गी के मैं आपको अलग से अनाज के बारे में बताएंगे। उसकी जो ग्रसिका है वो लास्ट में फूल के पहले तो एक संरचना बनाएगी जिसका नाम है क्रॉप। ये एक ध्यान रखना है, क्रॉप के बाद में एक संरचना आमाशय शुरू होता है। आमाशय के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट का नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। क्या नाम है? प्रोवेंट्रिकुलस, ध्यान रखना है। और इसके बाद में एक और संरचना होगी, आमाशय का ही पार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं गिजार्ड। जिसको हम बोलते हैं गिजार्ड। ये जो प्रोवेंट्रिकुलस है इसके अंदर HCl और पेप्सिन का स्रावण होता है, यानी ये ही एक प्रकार से मुर्गी का ट्रू स्टोमक है। गिजार्ड जो है वो किसकी तरह कार्य करता है? इसकी जो भित्ति में मांसपेशियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और ये भोजन को पीसने का कार्य करता है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं मुर्गियां जो है कंकड़ पत्थर खा लेती हैं, वो भी आसानी से उसके अंदर पीसे जाते हैं। कहाँ पे वो पिसाई का कार्य कहाँ हो रहा है? गिजार्ड के अंदर। तो आमाशय के 2 पार्ट हैं यहाँ पे भी मुर्गी के अंदर, एक तो प्रोवेंट्रिकुलस और एक है गिजार्ड। और प्रोवेंट्रिकुलस इज ए ट्रू स्टोमक मुर्गी के अंदर। ठीक है, तो ये भी इसके बारे में आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये विभिन्न प्राणियों में आमाशय की जो स्थिति है, किस प्रकार की उनकी संरचना होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, भित्ति में कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, धन्यवाद।